चीन के राष्ट्रपति ने रूस की जो यात्रा की उसी से संबंधित है। हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति रूस गए, जापान के प्रधानमंत्री भारत आए और फिर यूक्रेन पहुंचे। इन सब घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से क्या प्रभाव छोड़ा है? नीरज जी, देखिए, रूस को तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी किसी विजिट की जी। क्योंकि यूक्रेन में तो लगभग पूरा नाटो, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, G7 जी जापान को छोड़ के सभी ने विजिट कर लिया था जी और रूस में अभी तक कोई नहीं गया है। जी तो रूस को बहुत जरूरत थी। हालांकि रूस से पुतिन खुद ईरान तो गए थे, जी चीन भी बहुत पहले गए थे, लेकिन इस बीच में लड़ाई के बाद जो है कोई उनके यहाँ नहीं आया जी और चीन उनके साथ पहले ही से खड़ा है। जी इन्होंने पहले ही बोल रखा था 2 साल पहले ही कि चीन और रूस की जो है नो लिमिट फ्रेंडशिप है, जी जिसका जिक्र इस वाले स्टेटमेंट में तो नहीं हुआ, जी लेकिन पहले जरूर उनका था जब पुतिन पहले गए थे चीन में। जी तो ये एक रूस के लिए एक ये बहुत जरूरी था कि कोई तो कम से कम आकर के उनके साथ खड़ा हो। जी और कोई था नहीं इसके अलावा, जो चीन के अलावा कि शी जिनपिंग के अलावा जाएं, जी और वो भी अपने तीसरे कार्यकाल के चुनाव के बाद गए हैं जी जी एक और मजबूत स्थिति को लेकर के। जी लेकिन जाने से पहले उन्होंने फरवरी में, आपको पता ही है कि 12 पॉइंट प्रोग्राम भी भेजा था एक, जी जिसमें उनको था कि पीस प्लान एक उन्होंने अपनी तरफ से भेजा था, जी जिसका कि बाकियों ने तो ज़्यादा स्वागत नहीं किया क्योंकि कहा गया है कि ये रूस की तरफ झुकाव ज़्यादा है इस जी पीस प्लान का। जी और हालांकि यूक्रेन ने तो ये जरूर कहा था कि हम तो चीन को इनवाइट करना चाहते हैं कि आकर के खुद हालात देखें और पीस प्लान पर आगे बढ़ें, लेकिन उन्होंने लेकिन जरूर लगाया था कि रूस को पीछे हटना पड़ेगा जी और अपना जहाँ तक सेना वापस करनी पड़ेगी। जी और बाकी चीज़ें और हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात है या रिपेट्रिएशन की बात है कि इतने बच्चे वहाँ चले गए हैं जो ले गए हैं, जी डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उसका जवाबदेही, वो सब चीज़ें चली रही हैं। जी तो इस बीच में ये एक बहुत ज़रूरी था, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ है, साइकोलॉजिकल तो ज़रूर हुआ है जी और उन्होंने, दोनों लोगों ने आपस में ज़रूर ये चीज़ दोबारा बोली है कि भाई आपस में वो मिलकर ही काम करेंगे। 2-3 चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं इससे, हालांकि चीन ने कभी नहीं कहा कि हम इनको वेपन्स देंगे जी या इस लड़ाई में किसी तरह का योगदान करेंगे। जी साइकोलॉजिकल जरूर है। जी वो बोलता रहा है कि भाई ये गलत है सैंक्शंस लगाना, बाकी चीज़ें करना, लेकिन इन सैंक्शन के बीच में सबसे जो बड़ी चीज़ देखने वाली यही है कि चीन को रूस से क्या मिल रहा है। जी चीन को रूस से सपोर्ट तो मिल ही रहा है, जो साइकोलॉजिकल और बाकी सपोर्ट है, लेकिन उसके साथ उसकी एनर्जी सेक्टर पूरी लुक आफ्टर हो रही है। वो चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या बाकी गैस है, बाकी चीज़ें सारी वहाँ से जा रही हैं। हालांकि उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है कि चीन ने पहले एक बार प्रपोजल दिया था कि मंगोलिया से होते हुए एक पाइपलाइन आए जी जो कि चीन में रशिया की गैस और बाकी चीज़ें ले आए, जिस पर अभी तक आई थिंक 8-10 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रपोजल खास आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन फिर भी अभी भी सबसे ज़्यादा जो है चीन ले रहा है, इंडिया भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, लेकिन चीन तो डिपेंडेंट हो ही गया है उनके ऊपर। नाउ एक चीज़ बड़ी देखने वाली है, जो इनकी विजिट को तो नाटो ने एंड यूएस ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है और मदद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इनको इसमें। और यहाँ तक ब्लिंकन ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर चीन ने हथियार से और बाकी मदद की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे। हालांकि चीन ने कहा है बड़ा क्लियरली, इनफैक्ट उनकी ग्लोबल टाइम्स की 3 दिन पहले की उसमें एक आर्टिकल भी है जिसमें लिखा हुआ है कि चीन जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हथियार दे करके, लेकिन रूस के साथ है। लेकिन एक चीज़ देखिए जो नहीं उसमें दी गई है कि स्पेयर पार्ट्स, कहीं नहीं गया कि स्पेयर पार्ट देंगे कि नहीं देंगे जी, वो भी तो इस्तेमाल होंगे इन्हीं सब चीज़ों के लिए जी। और जो चिप्स वगैरह हैं जिसकी कमी फिलहाल रूस को होने जा रही है जी, क्योंकि पहले इनको बाहर से ही आते थे सारे,
तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अगर चीन देगा, स्पेयर्स भी अगर देता रहा, जो कि इस उन्होंने नहीं बोला है और जिसके लिए उनको कोई कुछ कह नहीं सकता कि वेपन तो दे नहीं रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें। और दूसरा आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही आया था कि चीन का उसमें एक चीन में बना हुआ एक ड्रोन मार गिराया था जी। यहाँ पर यूक्रेन ने जी। तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब चीन का है, लेकिन चीन ने नेगेट किया था कि हमारा नहीं है, जी। कहीं और से आया होगा, कहीं को हमसे किसी ने लिया या टेक्नोलॉजी ली या स्पेयर लेकर के बनाया है, तो लेकिन हमने डायरेक्टली नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जाने से इतना तो बाकी लोगों को लगाई है कि चीन रूस के सपोर्ट में है। जी। इसको हम एक दूसरी तरफ से भी अगर देखें जी। तो आज रूस की और चीन की वर्ल्ड लेवल में हालत क्या है। देखिए कि अब पहले अमेरिका और रूस था, नंबर 1 अमेरिका, दूसरा रूस था। नाटो को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि तो कई कंट्री जो यूरोपियन यूनियन मिला करके हैं। आज की हालत क्या है, रूस डाउन हो गया है, तो आने वाला कौन है नंबर 2 पर? जी। चीन ही है। जी। तो चीन को जो है ये लग रहा है कि अगर वो डायरेक्टली सपोर्ट करेगा रूस को, अगर वेपन देगा, तो उसकी वर्ल्ड में जो बाकी देशों में, इसकी हम आगे इस पर जब बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे उसने क्या किया है, अपनी इमेज कैसे बढ़ाई है। लेकिन अभी जैसे यूएई और ईरान, 2 देश शिया सुन्नी हमेशा लड़ाई में रहे, और ऐसे देशों को आपस में मिलाया चीन ने। अब तो सुनने में आ रहा है सीरिया भी मिल रहा है शायद। अब बिल्कुल सीरिया भी आ रहे हैं वहाँ, और सीरिया का एज इट इज रूस के साथ मित्रता है। तो अगर ये इस तरह का एक ग्रुप बनता है तो एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा, और जिसके लिए और ये भी मान देखिए कि यूएई अमेरिका के साथ था, अब वहाँ आ गया है। तो ये अगर ग्रुपिंग बनती है तो फायदा चीन का ही ज़्यादा है। दूसरा, चीन ने, हम जब बाकी बात करेंगे आगे तो उसमें भी हम बात करेंगे चीन कैसे अपने आप को ऊपर ला रहा है। तो चीन इस तरह से देखा जा रहा है अभी कि जैसे उन्होंने मिला दिया, इतने सालों तक, 10 साल तक जो एक साथ नहीं थे ईरान और यूएई, अब उनको आपस में उसने बिठाया, सीरिया को भी ला रहा है। तो ये कितना फ़र्क डालेगा उसकी इमेज पर, अगर 2 चीज़ें उसने की, अगर वो इन्वॉल्व हो गया रूस के साथ या यूक्रेन के साथ इस लड़ाई में। और उसके साथ मैं ये भी लूँगा, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे, कि चीन के साथ, चीन ने अगर भारत के साथ भी इन्वॉल्व हो गया तो उसको पता है, उसने देख लिया कि सिर्फ यूक्रेन के साथ क्या हुआ रूस के साथ, तो भारत के साथ तो फिर भी भारत काफ़ी सक्षम है। उतना नहीं है जितना चीन है, लेकिन है सक्षम इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर आएगा कि डायरेक्टली खुल करके सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ये विजिट। और लोकल लेवल पर इनके फॉरेन मिनिस्टर तो बाकी मिलते ही रहे हैं। तो ये देख करके और चीन जरूर ये कर सकता है कि एक मीडिएटर का तो बन ही सकता है। एज इट इज यूक्रेन ने उनको बुलाया ही है। तो उस लेवल पर अगर चीन जाए कि हम मीडिएटर बनकर, एक तो हमने अरब वर्ल्ड में किया, नाम कमाया, और यहाँ भी अगर हम कुछ कर देंगे तो और ऊपर तो आ ही जाएगा। तो शी जिनपिंग वैसे विस्तारवादी हैं, तो कहीं नोबेल शांति पुरस्कार की तो चाहत नहीं है वो तो चलिए, वो तो नोबेल शांति पुरस्कार तो वेस्ट नहीं देना है, तो उनका नाम आना तो अभी नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ पाएगा। लेकिन सर एक मैं प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा कि अब जैसे ये शांति प्रस्ताव लेके गए थे, लेकिन उससे पहले 2-3 घटनाएं हुई। जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो मारियोपोल चले गए, और उससे ठीक पहले एक यूएस के जो ड्रोन था उसको मार गिराया, और उसके अलावा हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। तो वैसे भी लग रहा था कि शांति प्रस्ताव तो वो किसी हालत में मानने वाले नहीं है। 2-3 घटनाएं जो हुई बिल्कुल सही है। देखिए ये तो नॉर्मल है, वही नहीं, उन्होंने ड्रोन तो मार गिराया ही जो अमेरिका का था। उनका 3 दिन पहले रशियन डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला था कि उन्होंने अमेरिका के B-52 बॉम्बर को भगाया इनके अपने प्लेन्स को इन्होंने वो करके। तो ये चीज़ें तो चलती भी रहती हैं, ये तो पहले भी पीस टाइम में भी था और अभी भी ये है। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें तो एक दूसरे का। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि उनकी बात भी, उनकी हॉटलाइन बनी हुई है उनके नाटो हेडक्वार्टर से और इनके मॉस्को में।
जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो वो तो बातचीत चल ही रही है, उसके साथ ये चीज़ें भी हैं जो चल रही हैं। तो इससे जो है नहीं लगता कि ये चीज़ बढ़ेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो वेपन्स भी अब आप देखिए आ रहे हैं यूक्रेन में, वो ये कह के आ रहे हैं कि आप अपने डिफेंस के लिए रहे हैं, रशिया में जाकर के इसको नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। जी और अभी तक हुआ भी नहीं है कोई कि इन्होंने किसी वेपन का इस्तेमाल वहाँ किया हो। जी तो वो चीज़ तो उस लिमिट में ये चल ही रहे हैं। जी तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका या नाटो चाहेगा कि ये इतना आगे बढ़े, एस्केलेट हो। एस्केलेशन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होगा। जी दूसरी चीज़, हम आए जापान के प्रधानमंत्री जो आए थे, जी आजकल आपको पता ही है कि G7 का अध्यक्ष है जापान। उन्होंने होस्ट भी करना है मई में G7 समिट, जिसमें वो मोदी को इनवाइट करके गए यहाँ से और एक्सेप्ट भी कर लिया इन्होंने। वो बहुत बड़ी चीज़ है G7 समिट का। जी तो इसमें जो है वो आए, हालांकि उनका जाना था, क्योंकि वही एक जापान के कशीदाई एक ऐसे लीडर थे G7 के जो अभी तक यूक्रेन नहीं गए हैं। बाकी 6 के 6 सभी वहाँ चले गए हैं। तो उनके पास दबाव भी था कि आप भी वहाँ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए जाइए। और कुछ नेचुरली उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि हम मदद करेंगे जो भी यूक्रेन को देनी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, या उसके जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके जो रिकॉन्स्ट्रक्शन वगैरह में मदद देने के लिए। लेकिन विजिट बिल्कुल सीक्रेट थी, यहाँ से सीधा गए वो, इसीलिए कि पहले से बताया नहीं, और सबकी थी, चाहे वो बिदन गए, चाहे जितने भी लोग गए, चाहे तो ये तो एक था, इनको जाना वहाँ जरूरी था। और जा करके उन्होंने अपना बताया भी है कि क्या मदद करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जैसे भारत में आए, बेसिकली मेन एम तो इंडो पैसिफिक ही था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चिंता है अभी जापान को। जापान ने भी अपना रक्षा बजट काफ़ी बढ़ा दिया है। फाइटर्स के बारे में वो करने जा रहे हैं, हम आगे देखेंगे एंटी सेटेलाइट या हाइपरसोनिक वगैरह एंटी हाइपरसोनिक डेवलपमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। तो फ़र्क तो है, लेकिन अकेला जापान भी कुछ नहीं कर सकता वहाँ। और इम्पोर्टेंस चूँकि इंडिया की तो बढ़ ही गई है इंडो पैसिफिक के मामले में, और जो कि चीन बहुत सेंसिटिव है इसके बारे में। तो इस वजह से ये दोनों विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी, यहाँ पर भी और यूक्रेन भी जाने की। तो ये जो है इससे फ़र्क जरूर पड़ा है। एक तो यूक्रेन को ऑफकोर्स की जापान का भी साथ मिल गया, और इन्होंने खुल के बता भी दिया कि क्या करेंगे, कितना असिस्टेंस देंगे, वो भी बता दिया। हालांकि वेपन्स तो वो दे नहीं रहे हैं, ना होना भी नहीं है उनके पास, लेकिन सभी साथ आ गए। रूस को एक साथ मिला, और चीन अभी भी जगह ढूंढ रहा है कि मैं कैसे, किस जगह, ऐसी जगह पर आए कि वहाँ भी अपना प्रभुत्व दिखा सके और दुनिया में दिखा सके कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन हम जो है चाहते हैं कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर, जो पहले उन्होंने बोला था किसी टाइम कि इंटरनेशनल ऑर्डर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक चीजें चले, जो कि इंडो पैसिफिक में कहा जा रहा है कि वो नहीं कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।